जैसे कि अभी तुम जानती हो कि हम सभी अभी नमस्कार, डीडी न्यूज यूपी में आपका स्वागत है। चर्चा में कार्यक्रम लेकर उपस्थित हूं मैं रामेंद्र सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल वर्चुअल ग्लोबल इन्वेस्टर राउंड टेबल समिट को संबोधित करते हुए कहा कि भारत वैश्विक विकास के प्रेरक शक्ति बनने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि भारत में निवेशक विश्वसनीयता, लोकतंत्र, स्थिरता, निरंतरता और प्रदूषण मुक्त अवसरों के साथ मुनाफा कमा सकते हैं। प्रधानमंत्री ने समिट को संबोधित करते हुए कहा कि हमारा आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य नियोजित आर्थिक गतिविधियों की रणनीति का हिस्सा है। भारत में कोविड-19 के दौरान 13% विदेशी निवेश बढ़ा है। श्रम कानूनों तथा कृषि कानूनों में सुधार किए गए हैं। टैक्स रिफॉर्म समेत निवेश के लिए उद्योग के लिहाज से आवश्यक कदम उठाए गए हैं, जिसका फायदा भारत को मिलता हुआ दिख रहा है। आइए जानते हैं कि क्या फायदा देश और प्रदेश को आने वाले समय में मिलेगा, क्या इससे भारत में निवेश बढ़ेगा। इस चर्चा में हमारे साथ दो मेहमान मौजूद हैं। डॉक्टर रहीस सिंह जी हैं, अर्थशास्त्री हैं, और सिद्धार्थ कलहन जी हैं, जो अर्थशास्त्र को जानते हैं और इसी की रिपोर्टिंग करते हैं। तो दोनों लोग ऐसे हैं जो आपको बताएंगे कि इसका क्या क्या फायदा, निवेश अगर बढ़ता है तो उसके क्या फायदे होंगे। डॉक्टर रहीस सिंह जी, अगर सामान्य व्यक्ति को बताना हो तो जो विदेशी निवेश बढ़ेगा उसका उसके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या फर्क पड़ेगा। रामेंद्र जी, एक बहुत छोटा सा उदाहरण है कि अगर एक किसान है और सपोज करिए वो 1 एकड़ उसके पास जमीन है और वो खेती करता है और उसमें निवेश के लिए उसको 10,000 रुपए की जरूरत है, लेकिन उसके पास 2,000 रुपए हैं या 4,000 रुपए हैं, और आप 2,000 में जितना वो कर पाता है, लेकिन आप एक समय ऐसा है कि आप उसे 6,000 रुपए एक्स्ट्रा दे दीजिए और उससे कहिए कि ये खेती में लगाइए और जो भी फायदा होगा उसमें हम आप बांट लेंगे। तो उसके परिवार के जीवन पर, उसकी अपनी आय पर क्या असर पड़ेगा। ठीक वही स्थिति देश की होती है। अगर वो 4,000 के निवेश में 10,000 का उत्पादन करता है तो 10,000 के निवेश में वो कम से कम 18,000 का उत्पादन करेगा, तो उसमें जो उसके 8,000 एक्सेस आए तो 4,000 परिवार को मिला। उसने अपनी जेब से कुछ नहीं लगाया, जो बाहर से आया था, तो वो उतना बांट सकता है उनके भोजन में, उनके वस्त्र में, उनकी शिक्षा में, उनके एजुकेशन में। तो इस प्रकार से आप देखिए परिवार जो है वो खुशहाली और समृद्धता दोनों की ओर बढ़ता है, वो प्रोग्रेसिव होता है और उससे वो तमाम लाइफ संबंधी उस स्तर पे चीजें खरीदता है। यही वैश्विक परिदृश्य में देखते हो तो विश्व का, और देश के परिदृश्य में देखते हो तो देश का है। जब देश एक कहता है कि एफडीआई हम ला रहे हैं या एफडीआई का इनफ्लो बढ़ता है, देखिए एक चीज और मैं स्पष्ट कर दूं कि एफडीआई का मतलब क्या है कि जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आता है, और डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है कि जैसे आप कोई प्लांट लगाने जा रहे हैं, आपने देखा होगा कारें कुछ होती हैं उसमें मारुति और सुजुकी लिखा होगा, इसका मतलब मारुति के ब्रांड में सुजुकी ने डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट निवेश किया है। तो ये निवेश बाहर नहीं, लौट करके नहीं जाता है, वो भारत में ही क्रमबद्ध तरीके से अन्य क्षेत्रों में लगता रहता है। तो ऐसा निवेश जो आ रहा है, जो आपके इंफ्रास्ट्रक्चर में लग रहा है, जो आपकी शिप बिल्डिंग खड़ी करता है, जो आपका बाजार में ले जाता है, जो आपको रोजगार देता है, जो आपकी टेक्नोलॉजी को इंप्रूव करता है और जो आपकी कमोडिटी को और ज्यादा प्रॉस्पेरस बनाता है। तो जरा इन सबको एक साथ सोच लें तो देश की आय बढ़ेगी, देश में रोजगार बढ़ेगा, देश में इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा, देश में एक शानदार डेमोक्रेसी, क्योंकि जब तक रोजगार नहीं मिलता है डेमोक्रेसी पे लोग शंका करने लगते हैं, वह भी प्रचालित होगी और देश दुनिया के अंदर एक वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ आत्मनिर्भर होकर आगे चलेगा। सिद्धार्थ जी,
विदेशी निवेश से अर्थव्यवस्था में तमाम उतार चढ़ाव देखे इस दौर में। हालांकि वित्त मंत्री जी ने कहा कि 20 अरब डॉलर का विदेशी निवेश जो कोविड-19 है इसी दौरान आया है। भारत में सुधारों के प्रति प्रतिबद्ध है और विदेशी निवेशक इसे स्वीकार कर रहे हैं, उन्होंने कहा है। और निर्यात के क्षेत्र में देश आगे बढ़ेगा, अपनी ताकत पर हम आत्मनिर्भर बनेंगे, ये भरोसा है उनका। लेकिन जो विदेशी निवेश आ रहा है उससे अर्थव्यवस्था को किस तरह गति मिलेगी? देखिए, जैसा अभी रहीस सिंह जी ने बताया है कि विदेशी निवेश जो फॉरेन डायरेक्ट निवेश आएगा वो किस तरीके से जो हमारी अपनी क्षमता है, हमारा अपना जो बाजार है उसकी मांग को पूरा करने में किस तरीके से मदद करेगा। और आज हम ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो हुई है इसमें अगर चर्चा कर रहे हैं तो इसका एक बड़ा कारण, बड़ा महत्व है। महत्व इसलिए है कि जैसा अभी आपने आंकड़े बताए, जो वित्त मंत्री ने भी बताए हैं पहले, कि 13% की विदेशी निवेश में हमें वृद्धि मिली है जी, और कोविड काल में। और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य ने तो गजब का जो है प्रदर्शन कर दिखाया। उत्तर प्रदेश में इसी कोविड काल में 6 महीने में 6,700 करोड़ की परियोजनाएं शुरू हो गई, 45,000 करोड़ रुपए के विदेशी निवेश के प्रस्ताव आ गए। और वो विदेश की वो कंपनियां जो अभी तक हमारे उत्तर प्रदेश में नहीं आती थी। अभी 2 दिन पहले जर्मनी की वैन हेलिक्स बड़ी फेमस शू कंपनी है, उसके 2 प्लांट एक साथ जो है वो उन पर काम शुरू हो गया। प्रोडक्शन की शुरुआत हो रही है आगरा के समीप मथुरा से। तो आप ये देखें कि किस तरीके से हमने इस कोविड काल का अधिकतम लाभ उठाया है कि इस अवसर में बदला है। जिसकी बात कही जा रही थी कि आपदा को अवसर में, तो वो बातें कोरोना संकट के दौर में सुर्खियां, बहुत सारी चीजें बन रही थी, स्वास्थ्य की दिक्कतें थी, प्रवासी मजदूरों की दिक्कतें, रोजगार पे जो संकट आया था, वो सब तमाम चीजें सुर्खियां चलता रहा। लेकिन इस दौरान क्या हमने प्रगति कर ली? जो हमारा एक साइलेंट पूरा काम चलता रहा, और उस साइलेंट काम ने आज इस स्थिति पे ला दिया है कि हम आपसे 1-2 दिन पहले ही चर्चा कर रहे थे कि उसका ये असर है कि जो कोरोना संकट के दौरान सैलरीज में कटौती हुई थी, कटौतियां वापस होने लगी, नई हायरिंग शुरू हो गई, और 645 बिग कॉर्पोरेट हाउसेज ने यह ऐलान कर दिया है कि दे आर रेडी फॉर सैलरी इंक्रीमेंट, कि वो अब तनख्वाहें बढ़ाने को तैयार हैं। उनकी तैयारी शुरू हो गई है, उनके यहाँ अप्रेजल शुरू हो गए हैं। तो कोई भी देखिए पूंजीपति है, कोई भी उद्योगपति है, ये मुनाफे के लिए धंधा करता है और दीर्घकालिक अप्रोच के साथ काम करता है। तो ये जो वो इन्वेस्टमेंट, ये जो वो नए लोगों की हायरिंग, ये जो वो वेतन की कटौती को समाप्त कर देना, ये जो इंक्रीमेंट को देने का ऐलान कर देना, ये सारी चीजें कम से कम ये इशारा कर रही हैं कि इकोनॉमी जितनी उम्मीद की जा रही थी उससे ज्यादा तेजी से पटरी पे आई। और जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ये हालांकि कहना जो है थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन मुझे लगता है कि इस दौरान हमारे नीति नियंताओं को आराम से चुपचाप काम करने का एक अच्छा मौका मिला। और इस दौरान बहुत सारे हमने श्रम कानूनों में जो सुधार किए, हमने और कई सारी ऐसी योजनाएं की। कोविड इम्पैक्ट के जो हमारा स्टिमुलस पैकेज आया 20 लाख करोड़ का, उसके साथ साथ हमने कई सारी सहूलियतें दी हैं उद्योग क्षेत्र को। उन सहूलियतों का लाभ जो है वो दिखा है, जिसके चलते ये बड़ी तादाद में विदेशी इन्वेस्टर और हमारे देश के जो उद्योगपति हैं, उन्होंने भी अपनी विस्तार की परियोजनाओं में, जिस किसी के पास 1 यूनिट थे उसको 2 करना था, उन सारी विस्तार की परियोजनाएं जो उसने रोक कर रखी हुई थी, उन सब पर तेजी से काम शुरू कर दिया है। और अगर आप देखें, गांव में जाएं, देहातों में जाएं, आप देखें कि जिस तरह से मजदूरों का यहाँ पलायन होकर लोग लौटे थे, उसका एक रिवर्स प्रोसेस शुरू हो रहा है। और बहुत तादाद में अब तो बल्कि हालत हो चुकी है कि कई जगहों से, मैं पंजाब और हरियाणा के 2 रिपोर्ट देख रहा था कि वहां से अब मांग हो रही है कि और ज्यादा लोगों को भेजो, और यहाँ लोग उनको नहीं मिल रहे हैं। ये स्थिति है, जो मार्केट है, बाजार है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की सरकार ने इस बीच में प्रवासी मजदूरों की समस्या ने उससे निपटने के लिए स्किल मैपिंग करा के और कई बड़े पैमाने पे एमएसएमई में उनका डिप्लॉयमेंट का काम शुरू किया। तो जाहिर सी बात है कि जितने लोग आए हैं उतने लोग वापस नहीं होंगे, उनमें से बहुत से लोग अपने ही गांव घर में काम करने के लिए रुक जाएंगे। तो अब वहां, लेकिन वहां अब डिमांड है, तो उसके चलते उसका नतीजा ये होगा कि इनको बढ़े हुए वेतन पर लोगों को रखने की शुरुआत होगी जल्दी। उत्तर प्रदेश के लिहाज से डॉक्टर रहीस जी देखा जाए तो क्या बेनिफिट है, जिसकी बात रहीस सिंह, वो सिद्धार्थ जी कह रहे थे, तो अगर उत्तर प्रदेश के लिहाज से
वो तो निवेश तो पूरे देश में है। उत्तर प्रदेश किस तरीके से इसको देख रहा है और किस तरह निवेश आया है? नहीं, जैसा कि सिद्धार्थ जी ने अभी बहुत सारी चीजें क्लियर भी कर दी हैं। आप देखिए उत्तर प्रदेश में एक न्यू इकोनॉमिक मॉडल जो डेवलप किया माननीय मुख्यमंत्री जी ने, उसमें कहीं भी किसी भी स्टेट का एक आकलन कर लो, मैं समझता हूं सिद्धार्थ जी बढ़िया तरीके से जानते होंगे उसको भी। हमने एक चेन यहां पर देखी है कि मुख्यमंत्री जी ने कहा कि चाहे अपर क्लास हो, मिडिल क्लास हो, अपर मिडिल क्लास हो, लोअर क्लास हो, मजदूर क्लास हो, आर्टिजन हो, आप देखिए हर एक के पास कुछ न कुछ क्रय क्षमता है और हर एक के स्किल से जो उत्पादकता है उसको एनर्जाइज करने का काम उत्तर प्रदेश सरकार ने कर दिया। तो जाहिर सी बात है कि उत्तर प्रदेश में स्किल है, इनोवेशन है, स्टार्टअप है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, विजनरी लीडरशिप है, कार्य की कुशलता है, मैकेनिज्म है। तो इतनी सारी चीजें जब आपको हैं कि मुख्यमंत्री जी ने कई बार अपने संबोधन में भी कहा कि क्यों आखिर उत्तर प्रदेश की ओर देश और दुनिया के इन्वेस्टर देख रहे हैं। अगर उनका दुनिया में सबसे बेहतर डेस्टिनेशन देश बन रहा है तो सबसे बेहतर डेस्टिनेशन ये प्रदेश भी बन रहा है। और जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की राह है वो उत्तर प्रदेश से होकर जानी है। तो जाहिर सी बात है कि उत्तर प्रदेश में एफडीआई का आकर्षण सबसे ज्यादा होना है। क्यों होना है ये मैंने पहले बताया, क्योंकि देखिए प्रधानमंत्री जी ने कल अपने संबोधन में क्या बात कही कि हम जो आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं वो केवल एक नीति नहीं है, वो संवेदना है। वो हमारा जो एक विनिर्माण का जो पावर हाउस हम बना रहे हैं वो भारत का उद्देश्य है। उसके बाद उन्होंने कहा भारत वैश्विक कौशल का केंद्र है। ठीक है, तो हमारे पास एथिक्स है, हमारे पास भावना है, हमारे पास डेमोक्रेसी है, हमारे पास डिमांड है, हमारे पास डेमोग्राफी है। इतनी सारी चीजें हैं और उत्तर प्रदेश अगर तुलनात्मक तौर पर देश में देखें तो न्यूक्लियस है और मैं तो मानता हूं मिनी भारत है भारत के अंदर उत्तर प्रदेश। तो ऐसा हृदय स्थल जो हर दृष्टि से डेमोक्रेसी के, डेमोग्राफी के, डिमांड के, मार्केट के, इनोवेशन के और इंफ्रास्ट्रक्चर के सेंटर में हो और जहां सबसे इस समय एक्टिव जो लीडरशिप है, विजनरी लीडरशिप हो, तो स्वाभाविक है कि उधर इन्वेस्टमेंट का इनफ्लो ज्यादा होगा। एक और इसमें मैं जोड़ दूं आपको, जो कल प्रधानमंत्री जी ने कृषि और कृषकों की भी बात करी। मैं समझता हूं कि जैसा कि सिद्धार्थ जी अभी कह रहे थे, आप उत्तर प्रदेश में देखें, जो उत्तर प्रदेश में 38 लाख लोग आपके यहां मजदूर आए, 38 लाख लोगों की स्किल मैपिंग बनाना, उनका डेटा बैंक तैयार करना, उनके लिए एक कमीशन बनाना कि भी आप कहां जाना चाहते हो वहां जाओ। 3 लाख से ऊपर जो है न्यू और बाकी पुरानी, उनको कर्ज देके आगे बढ़ाया गया और उसके साथ इन्हें जोड़ दिया गया। तो ये जो डेवलपमेंट स्पीड आपने बनाई, ये डिमांड को बूस्ट कर रही है। तो जहां डिमांड होगी, जहां मार्केट सबसे बड़ा होगा, वहां निवेश जाएगा। तो इसलिए उत्तर प्रदेश के पास तो खूबियां हैं आने के लिए और उन्हें आना ही होगा। कृषि क्षेत्र में तमाम सुधार किए गए हैं, श्रम कानूनों में भी किए गए हैं, कृषि क्षेत्र में बड़ा सुधार किया गया है। अगर इस लिहाज से देखें, निवेश के लिहाज से, तो कृषि क्षेत्र को क्या संभावनाएं कृषि क्षेत्र में दिखती हैं? देखिए, ये आज से नहीं, बड़ी लंबी बहस है। जब हमारे यहाँ आर्थिक सुधारों की शुरुआत हुई थी जी, तो एक जो 20 साल का जब टेन्योर पूरा हुआ है, उसके बाद ये कहा जा रहा था कि जो हमारा सेकंड फेज होगा, हम मूव करेंगे टुवर्ड्स विलेजेस, हम गांवों की तरफ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर एक तरीके का सैचुरेशन का पॉइंट आ रहा था। जी जी। अब हमारा जो कुछ भी है वो ग्रामीण क्षेत्र में, ग्रामीण अर्थव्यवस्था की तरफ जो है, वहां पर डिमांड क्रिएट करना, वहां पर रोजगार देना, वहां पर प्रोडक्शन का, वहां पर कृषि में सुधार, वहां पे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के साथ वहां पे मुनाफा कमाने वाली खेती की तरफ लोगों को ले जाना, वो खेती जो लाभदायक साबित हो। बिल्कुल। इन सब क्षेत्रों में बीच में कुछ वजहों से, कुछ आर्थिक संकटों की वजह से जो हमारा सेकंड फेज ऑफ रिफॉर्म जो कि गांव की ओर होना था, उसमें थोड़ी रुकावट आई थी, या रुकावट आए या वो बड़ा उसकी रफ्तार थोड़ी मंद पड़ी थी। इस दौरान ये हुआ है कि कोरोना के समय में कई बार ये लोकतांत्रिक देश में बैठे हैं कहना बहुत उचित भी नहीं है, लेकिन लेस रेजिस्टेंस जो था उसके चलते कई सारी ऐसी चीजें थी जो
बड़ी तेजी के साथ लागू हो गई। प्रतिरोध जो है वो उसकी जो प्रतिरोध कम था और उसके चलते बड़े फैसले तेजी के साथ लागू हो गए। अब उम्मीद ये की जाती है कि जो भी हमारे पास फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगा या जो भी हमारे यहाँ एक विजनरी इन्वेस्टर जब आएगा तो उसकी निगाह शहरों पर कम और गांवों की तरफ ज्यादा होगी। शहरों पर कम और गांवों की तरफ ज्यादा होगी। आप देखें कि उत्तर प्रदेश में जो इन्वेस्टर समिट के बाद से लेके अब तक जो अलग अलग दौर में या अलग अलग जो इन्वेस्टमेंट को लेके उत्तर प्रदेश में बातें हो रही हैं, उनमें मैं ये देख रहा हूं कि पहले हमारे पास एग्री सेक्टर में इन्वेस्ट करने के लिए कोई 2-4-5% हम लोगों के अखबारों में सुर्खियां बनती थी कि खेती किसानी के लिए 5% या 10% के प्रस्ताव नहीं आए। आज की तारीख में बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़े बड़े समूह जो है वो आ रहे हैं। दूसरा मैं एक आपको बताऊं, खास तौर पर मैं उत्तर प्रदेश का उदाहरण देना चाहूंगा और शायद उत्तर प्रदेश की शुरुआत के बाद बाकी राज्य भी होड़ करेंगे उत्तर प्रदेश के साथ। हमारे यहाँ पहली बार ये तय हुआ, अभी तक ठीक है एमएसएमई को सरकार अपनी तरफ से, अभी डॉक्टर रईस सिंह साहब ने बताया कि उन्हें हमने 8 लाख लोगों को कर्ज दिया है जो एमएसएमई है। सरकार अपनी तरफ से कुछ प्रयास कर, इस बार सरकार ने एक कदम आगे बढ़कर एमएसएमई को ग्लोबल कंपटीशन में जिसे कहते हैं ना फेंकने की कोशिश की है कि हमारा जो छोटे मझोले वो हैं, हमारे यहाँ जो हस्तशिल्प, हमारे यहाँ जो एक जिला एक उत्पाद की जो अनूठी योजना है, मतलब इन तमाम जगहों से बनने वाले जो हमारे उत्पाद हैं वो विदेशी मार्केट में कम्पीट करने जाएं। अब हो ये रहा है कि विदेशी मार्केट में जब हमारे कई उत्पाद ऐसे जब पहुंचे हैं तो उन्हें बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। तो जाहिर सी बात है कि भाई जब निर्यात होगा, जब तो हमारे सामान बाहर जाएगा तो उसका फायदा आएगा और लोगों को जो और भी उस क्षेत्र में काम कर रहे होंगे ना, उनको भी एक प्रेरणा मिलती है कि हम भी हमारा भी एक्सपोर्ट हो, हमारी भी चीजें बाहर जाए। बहुत सारा अमेजन, ईबे और तमाम सारे जो बड़े बड़े ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है उन पर हमारे उत्पाद चले गए। अब मिर्जापुर और सोनभद्र और आजमगढ़ की पॉटरी से लेके तमाम सारी चीजें जो है वो अब उपलब्ध हो रही हैं। तो मुझे लगता है ले सकता है। तो मुझे लगता है कि इन प्रयासों से होगा ये कि ज्यादा से ज्यादा जो हमारा जो रूरल पॉपुलेशन है वो एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ इनकरेज होगी, क्योंकि देखिए एक प्रतिस्पर्धा भी होती है कि गांव में अगर हमने देखा कि आप कुछ कर रहे हैं तो लाओ हम भी ऐसा करते हैं। और अगर आप नेशन वाइड अगर इसका फायदा देखें तो उत्तर प्रदेश अगर ये करेगा तो बाकी राज्य भी इसी तरह का अनुसरण करेंगे। भाई उत्तर प्रदेश में ऐसा हो रहा है तो क्यों ना हमारे यहाँ ऐसा हो, जैसा कि हमारे यहाँ की ओडीओपी की कई राज्यों ने अपने यहाँ ग्रहण कर रहे हैं, अपने यहाँ कर रहे हैं। तो उस तरह से मुझे लगता है कि एक ये जो प्रतिस्पर्धात्मक माहौल और विद एडिक्वेट सपोर्ट, मतलब एक उपयुक्त उनको मदद के साथ एक प्रतिस्पर्धात्मक माहौल में जो उनको हम अपने छोटे मझोले ग्रामीण कुटीर उद्योग इनको उतारेंगे तो उसका फायदा एक बड़ा व्यापक होगा और बहुत बड़े पैमाने पर इसमें रोजगार सृजित होंगे। बिल्कुल। आज हम नाबार्ड गए थे तो जो ग्रामीण अंचल के लोग हैं उन्होंने अपने अपने छोटे छोटे स्टॉल लगा रखे थे और उनका कहना था कि जो बाजार है वो छोटे व्यक्ति को हम बाजार दे रहे हैं जो कुशल कारीगर हैं, और बाजार को हम कुशल उस तक पहुंचा रहे हैं जहां का सामान नहीं खरीदा जाता था। तो तमाम चीजें हो रही हैं और सरकारी नीतियों में भी बड़ा परिवर्तन आया है। बढ़ता विदेशी निवेश, डॉक्टर रईस सिंह जी, जो आत्मनिर्भर भारत की बात जो प्रधानमंत्री कह रहे थे उसको मजबूत नींव देगा कि आने वाले समय में जो आत्मनिर्भरता की बात करें तो उस पर हम खरे साबित होंगे और खड़े होंगे। रामेश जी, यहाँ दो बातें कहना चाहूंगा। एक तो जो सिद्धार्थ जी अभी बात कर रहे थे उससे जोड़ करके आपके उसका आंसर मैं देता हूँ। हम लोग इतिहास के भी विद्यार्थी रहे, टीचर भी रहे, जो भी रहा। आप अगर देखिए कि भारत के उत्पादों ने ही पूरी दुनिया में, यानी पहली शताब्दी में ही एक प्लिनी जो है वो रोता है कि रोम से 55 करोड़ सेस्टर जो हैं वो जी भारत की ओर बहे चले जा रहे हैं। और दूसरी तरफ आप देखिए कि उसके बाद जो
18वीं शताब्दी 17वीं शताब्दी में आएंगे तो वहां डेनियल डिफो कहता है कि मतलब यूरोप के लोग क्या पागल हो गए हैं कि भारतीय कपड़े। तो आप देखिए उस समय ये कोई बहुत बड़ी कंपनियों के बने हुए कपड़े नहीं थे, बहुत बड़ी कंपनियों के बने हुए उत्पाद नहीं थे। यहाँ का मोती, यहाँ की सीप, यहाँ के चाकू, यहाँ के छुरी, यहाँ के सारी चीजें जो हैं ये पूरे यूरोप में तहलका मचाए हुए थे। तो एक तरफ आज आप देखिए कि उस पर काम हो रहा है, मिशन मोड पे काम हो रहा है। दूसरी तरफ जो इन्वेस्टमेंट आ रहा है एफडीआई की, जिसकी बात आप करते हैं, कि आप देखिए हमारे देश में अभी बहुत सारा हुनर है, बहुत सारा कौशल है, बहुत सारी मेधा है। ये अभी अपने अपॉर्चुनिटीज को वो फ्रूटफुल उसमें नहीं बदल पा रही है। तो इसके लिए पूंजी चाहिए, वित्त चाहिए। और वित्त के मामले में चूंकि अभी हम एक दुनिया के अगर उसमें परिदृश्य में देखें तो कमजोर हैं, तो हमें बाहर से वित्त चाहिए। तो प्रधानमंत्री जी ने सबसे कहा क्या है कि भाई अगर आप विश्वसनीयता के साथ रिटर्न चाहते हैं तो भारत आइए। दूसरा उन्होंने कहा अगर आप डेमोक्रेसी के साथ डिमांड चाहते हैं तो आप भारत आइए, और टिकाऊपन के साथ अगर स्थिरता चाहते हैं तो आप भारत आइए। यानी भारत के पास जो पुरानी थाती है या जो आज है, हमारे पास मैंने पहले ही कहा डिमांड है, डेमोक्रेसी भी है, हमारे पास टिकाऊपन है, हमारे पास स्टेबिलिटी भी है, हमारे पास रिटर्न देने में विश्वसनीयता, यानी इकोनॉमी हमारी इतनी नीचे नहीं जाएगी क्योंकि हमने इतनी चेन्स डेवलप कर ली हैं कि वो सारी चेन्स जो हैं वो कभी टूटेंगी नहीं। तो ऐसी स्थिति में जब भी भारत में इन्वेस्टमेंट आएगा, और मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी की बात दुनिया सुनती है, और जिस तरह की बातें कल उन्होंने अपने उसमें रखी, तो वो भरोसा करके जो निवेश आएगा वो भारत की तस्वीर और तकदीर को काफी हद तक चेंज करेगा, ग्लोरीफाई करेगा। और मैं फिर कहता हूं कि वो आत्मनिर्भरता का तात्पर्य प्रधानमंत्री जी ने पहले ही कह दिया है कि आत्मनिर्भरता हमारी एक नीति नहीं है, तो भारत की संवेदना है ना। बिल्कुल, ये भारत का कौशल है जिसको हमें इसके जरिए आगे ले जाना है। तो मुझे लगता है उसमें वो सबसे ज्यादा मदद करेगा। सरकार की जो नीतियां हैं, अब तमाम लोग विरोध, विपक्ष भी कह रहा था, तमाम और लोग थे जो कह रहे थे कि नीतियां सही नहीं है। अब लगता है कि जिस तरीके के हालात हैं, जिस तरह निवेश आ रहा, जिस तरह उद्योग आगे बढ़ रहा, जिस तरह श्रमिकों को काम के अवसर मिल रहे हैं, जिस तरह ग्रामीण भारत बदल रहा, कि सरकार सही नीतियों पर काम कर रही है, सही दिशा में चल रही है। देखिए, जो सस्टेनेबिलिटी की बात प्रधानमंत्री ने 4D की बात कही उन्होंने, डेमोग्राफी, डेमोक्रेसी, डिमांड, डाइवर्सिटी। तो ये जो 4 चीजें हैं, और इसके साथ उन्होंने कहा जो डॉक्टर रही सिंह जी ने अभी जिक्र किया, सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी तब होती है कि जब नीतियों में आपके एक रूपता होती है। लोकतंत्र है, सरकारें पहले कुछ और थीं, आज कुछ और हैं, अलग अलग सरकारें होती हैं, लेकिन ब्रॉडली जो मोटे तौर पर जो हमारी नीतियां हैं लोकतांत्रिक देश में, जब हम एक कदम, जैसे विदेश नीति है या हमारी अर्थ नीति है, उसमें कोई बहुत बदलाव नहीं होते हैं। और जब बहुत कोई क्रांतिकारी बदलाव नहीं होते हैं, एक जैसी हम नीतियों पर अमल करते हैं जो पहले की सरकारें थी, उनकी जो अच्छी चीजें हैं उनमें, बल्कि हम सुधारात्मक कदम उठाते हैं या संशोधनात्मक रवैये के साथ चलते हैं। जैसा कि अभी हाल में हमने कृषि संबंधी 3 कानूनों में और श्रम संबंधी जो कई सारे सुधार हुए, इनमें हमने देखा, तो उससे हम क्या होता है कि हम उस रास्ते पर और तेजी के साथ आगे बढ़ते हैं और बेहतर तरीके से आगे बढ़ते हैं। और कोई भी जो निवेशक विदेशी आता है, वो 1 दिन या 2 दिन के लिए या 5 साल के लिए नहीं आता है कि हम इस सरकार में काम करेंगे फिर हम सरकार में काम नहीं करेंगे। उसे लंबे समय तक यहाँ रहना होता है। वो अपनी सस्टेनेबिलिटी, उसके लिए सबसे पहले वो होता है। तो डेमोग्राफी हमारी सस्टेनेबिलिटी का एक बड़ा कारण तो ये दे देती है कि 130 करोड़ की ये जो पॉपुलेशन है, इतना बड़ा कंज्यूमर बेस है। इसके बाद फिर हमारा डेमोक्रेसी, यानी डेमोक्रेसी में हमारा जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसके तहत सरकारें आए जाती हैं, लेकिन हमारी नीतियों में एक रूपता बनी रहती है। वो है डिमांड, इसकी वजह से, डेमोग्राफी की वजह से होती है, और विविधता जो हमारी है वो हर तरह के बिजनेस को आगे बढ़ने के लिए। ओवरऑल को लेकर के क्या है, मतलब छोटा सा कमेंट। देखिए, ओवरऑल में एक मैं सीधी बात कहना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री जी का जो एक आत्मनिर्भर भारत का संकल्प है और प्रधानमंत्री जी का जो आह्वान है, एफडीआई उन दोनों के पैरामीटर्स पर आ रही है, आगे आएगी, और उससे भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर, भारत की कंपैटिबिलिटी, भारत की कॉम्पिटिटिवनेस और भारत की जो अपडेशन यानी मॉडर्नाइजेशन की जो शक्ति है वो इंप्रूव होगी और भारत दुनिया में एक ताकत के रूप में आगे
उभरने जा रहा है। बिल्कुल, अगर कोविड के दौर में पूरी दुनिया में इकोनॉमी नीचे जा रही थी, तमाम लोग बेरोजगार हो रहे थे, भारत ने उस दौर में भी अपने को मजबूती से संभाला, अपने लोगों की सुरक्षा व्यवस्था की, जो लोग आए प्रवासी मजदूर आए उनको व्यवस्था दी, उद्योगों को लगातार काम करते रहे, जिसके बाद सिद्धार्थ जी कह रहे थे कि सरकार ने कोई चीज छोड़ी नहीं, जो अवसर मिला उसको उसमें काम किया उन्होंने। तो आने वाला जो समय है, जिस तरह निवेश आ रहा है, जिसकी बात प्रधानमंत्री जी ने की कि 13% कोविड-19 के दौरान निवेश बढ़ा है, भारत मजबूत स्थिति में होगा, निवेश और बढ़ेगा, रोजगार के अवसर आएंगे, कृषि और ग्रामीण भारत बदलाव के दौर में आएगा, वहां भी लोगों के जेब में पैसा जाएगा, खर्च करेंगे। इसी के साथ इस कार्यक्रम को देते हैं आप दोनों लोगों का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, नमस्कार।